गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो जी सर, एम आई मैडम। ऑडिबल? यस यस यू आर। ओके ओके जस्ट अ मिनिट અને સર, અમારે થોડો બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક આવશે તમને? મેડમ આઈ એમ હેપી. મારી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક સારું એવું છે ઘરે પણ. અમારે હજી સ્ટેજમાં છે કે તમે એને મૂકીને ક્યાંય બીજા રૂમમાં જાવ એટલે એને એમ લાગે કે એ લોકો અબેન્ડન થઈ ગયા છે એમ. એટલું આમ દુઃખ લાગી જશે ઘરે, અમને મૂકીને બીજા રૂમમાં તમે કઈ રીતે ગયા, એવું છે. ઓકે મેડમ, હવે સેક્શન નંબર 15 થી આપણે આગળ વધશું. ઓકે 15 માં કીવર્ડ સેક્શન 15 talks about સર. આવે છે અવાજ મારું મેડમ? હા સર, હા સર, હા સર, તમારો અવાજ આવે છે. સેક્શન 15 સેક્શન પબ્લિકેશન. સેક્શન 15 સ્પેસિફિકેશન ના અમેન્ડમેન્ટ ની વાત કરે છે. પાવર ઓફ કંટ્રોલર છે હવે સેક્શન 15 થી. પાવર ઓફ કંટ્રોલર ટુ અમેન્ડ ઓર રિફ્યુઝ સ્પેસિફિકેશન. ઓકે ઓકે કંટ્રોલર પાસે પાવર છે કે જો એ ધારે તો આપણું સ્પેસિફિકેશન રિફ્યુઝ પણ કરી શકે અને અમેન્ડ પણ કરવાની વાત પણ કરી. કરાવી શકાય. 16 માં શું છે મેડમ? ડિવિઝનલ છે સર. ડિવિઝનલ છે. ડિવિઝનલ માં કોઈ ફોર્મ મીન્સ ડિવિઝનલ એપ્લિકેશન ક્યારે ફાઇલ કરવામાં આવે? સર, સિંગલ એપ્લિકેશનમાં મોર દેન વન ઇન્વેન્ટિવ કોન્સેપ્ટ હોય ત્યારે. ઇન્વેન્શન હોય, મોર દેન ઇન્વેન્શન. ઇન્વેન્શન હોય ત્યારે ડિવિઝનલ કરવામાં આવે. ડિવિઝનલ કેટલા સમય પહેલા ફાઇલ કરવી પડે? સર, બિફોર ગ્રાન્ટ. बिफोर ग्रांट આપણે ફાઇલ કરવી પડે. ઓકે. इन्वेंशन एप्लीकेशन की प्रायोरिटी कहाँ से रहती है? सर, वो तो जब डिविजनल फाइल करोगे, दे वर्क एज इंडिपेंडेंट पेटेंट एप्लीकेशंस ओनली. इट्स नॉट लाइक पेटेंट ऑफ एडिशन. यस. सो डिविजनल पेटेंट की रिन्यूअल फीस लगती है. यस, आपने जो कहा वो सही है कि वो इंडिविजुअल पेटेंट की तरह ही वर्क करेगा. एक पूरा एक सेपरेट पेटेंट है, बस हैविंग अ प्रायोरिटी फ्रॉम द मेन इन्वेंशन. दैट इज ओनली थिंग. करेक्ट. अब यहाँ पर Yes. दो ऐसी चीज है जो जाननी जरूरी है. अगर मेन पेटेंट का फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो डिविजनल पेटेंट का सर, फॉर्म मेन के बाद आपका आवाज कट हो गया था सर. मेन पेटेंट का फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है हम्म. तो डिविजनल पेटेंट का फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है? सर, एक तो कंडीशन मुझे बताइए. एक तो सेम डे व्हेन यू आर फाइलिंग डिविजनल एप्लीकेशन. ये यही कंडीशन है वो कि मेन पेटेंट का फॉर्म नंबर 18 फाइल हुआ है तो. हेलो. हाँ सर, मुझे मतलब जब डिविजनल फिर बाद में हुआ होगा ना, मेन एप्लीकेशन जी. हुआ, फिर बिफोर ग्रांट हमने डिविजनल एप्लीकेशन फाइल किया. यस यस. और मेन इन्वेंशन का हमने फॉर्म नंबर 18 फाइल कर दिया था हाँ, तो डिविजनल का भी उसी दिन करना होगा. जिस दिन डिविजनल फाइल कर रहे हैं ना सर. हाँ जी. हाँ हाँ अगर हाँ, मेन ओके, का मैंने फाइल वही कर दिया था तो अगर हम्म मेन का फाइल नहीं किया तो अब हम्म डिविजनल का कब तक करना है? विद इन अ मंथ. नहीं. मोनिका मैम, अगर मेन एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया है तो डिविजनल का कब तक करना है? within 31 months or within 6 months of regional application. कृतिका मैम, गॉट इट? ओके सर. क्या हो क्या होगा? विद इन 31 months और फ्रॉम 6 प्रायोरिटी months. और 6 मंथ हाँ, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ डिविजनल फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन. डिविजनल. हम्म तो ये टाइमलाइन यहाँ पर कंसर्न है.
रूल नंबर यहाँ पर आएगा 24B, एंड फीस डिविजनल की भी वही होती है, फॉर्म नंबर 1 ही लगता है एंड 1600 रुपये ही लगते हैं, हम्म। बट मेन इन्वेंशन का रेफरेंस आता है उसके अंदर। सेक्शन नंबर 17 पोस्ट डेटिंग। सर पोस्ट मुझे डेटिंग, डिविजनल में क्वेश्चन था सर। जी मैडम। सर जैसे एक एप्लीकेशन में दोनों होंगे तो फिर कंट्रोलर ने बोला कि डिविजनल फाइल करो, राइट? हम्म तो सर फर्स्ट में से उतना रिमूव किया और दूसरे हम्म में डाल दिया। हम्म सर वो क्लेम होंगे ना, क्लेम? मैडम क्लेम कभी भी इंडिविजुअल वर्क नहीं करते हैं। क्लेम जो भी चीजें आप लिखते हैं इन दी फ्रॉम दी डिटेल डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसी हम्म। से ही आपकी क्लेम है। मीन्स अगर आप क्लेम नहीं भी लिखते हैं, बाद में जाके लिखते हैं, फिर भी आपने जब डिस्क्रिप्शन लिखा होगा जहां से वो क्लेम आपने डिराइव किए हैं, वहां की प्रायोरिटी आप ले सकते हैं। सो क्लेम इंडिविजुअली वर्क नहीं करते हैं, क्लेम इस तरीके से ही वर्क करते हैं, सिर्फ क्लेम नहीं सर, नहीं हटाना है डिविजन में वहां मान पर। लो 1 to टोटल 10 क्लेम है, हम्म 1 to 5 एक अलग इन्वेंशन है, 6 हाँ to 10 एक अलग तो इन्वेंशन है। तो 1 to 5 क्लेम्स प्लस 1 to 5 का डिस्क्रिप्शन वो फर्स्ट हाँ एप्लीकेशन में जाएगा, एंड हाँ, बाकी के ओके। सारे जो आपके 6 6 to to 10 10 क्लेम्स क्लेम, हाँ। वो फिर दूसरी एप्लीकेशन में जाएंगे। और सर स्पेसिफिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों का सेम ही रहेगा। नहीं, नो, अच्छा, ओके ओके। दूसरी इन्वेंशन कंप्लीटली न्यू तरीके से ही जज होगी, यानी उसकी एग्जामिनेशन भी कंडक्ट की जाएगी एंड इट मे गेट रिफ्यूज एज वेल। तो अच्छा, पहली ओके इन्वेंशन एक अलग मानी जाएगी, दूसरी इन्वेंशन एक अलग मानी जाएगी। अच्छा, ओके ओके और सर। ये क्वेश्चन भी है कि क्या प्रोविजनल का डिविजनल एप्लीकेशन हो सकता है? अगर एप्लीकेंट चाहे तो, कंट्रोलर ने डिमांड की तो करना ही होगा। अगर एप्लीकेंट चाहे तो प्रोविजनल का या कंप्लीट का, दोनों में से किसी का भी, क्या वो डिविजनल फाइल कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं? ऐसा तो कहीं पर जी, प्रोहिबिशन तो नहीं है ना सर कि नहीं कर प्रोहिबिशन नहीं है, बट नाउ इट इज वेरी मच क्लियर एज पर द रूल नंबर 13(1)(a) दैट इफ एप्लीकेंट वांट्स, अगर एप्लीकेंट हम्म, चाहता है खुद की, उसको लगता है कि मेरे प्रोविजनल में एक से ज्यादा इन्वेंशन है या कंप्लीट में एक से ज्यादा इन्वेंशन है, तो बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट वो हम्म, डिवीजन करवा सकता है। ओके ओके सर। मोनिका मैम, पोस्ट डेटिंग अप टू हाउ मेनी मंथ्स? 6 months, sir. 6 मंथ, एंड रिक्वेस्ट कब तक करनी है? सर ये तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, फाइल हो या ना हो, हम कभी भी रिक्वेस्ट कर नहीं सकते हैं मैडम, बिफोर ग्रांट टाइम। बिफोर ग्रांट जी। और 17(2) में लिखा हुआ है कि अगर कंट्रोलर अमेंड करने को कहेंगे स्पेसिफिकेशन को, तो वो कौन सी डेट कंसीडर कर सकते हैं फॉर द फाइलिंग डेट? रीफाइलिंग जिस दिन हुई है। जी, वो बट 17(2) सर में ये लिखा है। पोस्ट डेटिंग में सर ने वो हम्म, बताया था ना, एक बार वो आप क्लियर करना कि जी बताइए। प्रोविजनल और कंप्लीट में से क्या पोस्ट डेट हो सकता है, मतलब दोनों ही दोनों, पोस्ट डेट हो सकते दोनों हैं? हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। आज सुबह का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका प्रूफ भी है कि प्रोविजनल ओके को भी पोस्ट डेट किया जा सकता है एंड ओके। कंप्लीट को भी किया जा सकता है। कंप्लीट फाइल होना ना होना जरूरी है? नहीं है, ओके। इवन प्रोविजनल से कंप्लीट आने के लिए भी आप पोस्ट डेट कर सकते हैं। शायद ये 2024 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है, 2024 के पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है, जहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रोविजनल फाइल हुआ है, अभी तक कंप्लीट फाइल नहीं हुआ है, एंड प्रोविजनल को 6 मंथ तक पोस्ट डेट करते हैं ताकि कंप्लीट फाइल करने की ड्यूरेशन और 6 महीने बढ़ा सके। दैट काइंड ऑफ सिनेरियो ओके। इज गिवन एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रदीप पाल सर, पुष्पेंद्र सर, गुड आफ्टरनून। अगर आप बोल पाते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिएगा। ओके, सेक्शन नंबर 18, कृतिका मैम, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ I can to some एंटीसिपेशन। extent, sir. यस, जी सर, क्या कहें आपने? पार्डन। मैं पार्ट ले लूंगा अगर। ओके सर, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटीसिपेशन सर। तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या है? एप्लीकेशन वर्सेस पेटेंट है या एप्लीकेशन वर्सेस एप्लीकेशन है?
एप्लीकेशन वर्सेस एप्लीकेशन फॉर ओके एंटिसिपेशन। सर, आपकी एप्लीकेशन को जो पब्लिश हो चुकी है आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले, फाइलिंग डेट से पहले जो पब्लिश हो चुकी है, वो तो सारे पेटेंटेड एंड नॉन पेटेंटेड लिटरेचर आपको एंटिसिपेट करेंगे। बट क्या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपकी प्रायोरिटी डेट से पहले पब्लिश नहीं हुआ है फिर भी वो आपको एंटिसिपेट कर सकता है? यस और नो? कर सकता है अगर उसका प्रायोरिटी डेट मेरी डेट से हाँ, पहले ओके। रहेगा। एंड सेकंड आंसर कि हाँ, प्रायोरिटी डेट किसका? तो उस एप्लीकेशन का डेट मेरी एप्लीकेशन की हाँ, डेट से पहले रहेगा। एक दैट इज वन थिंग कि हम्म प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी डेट से पहले हो और पब्लिकेशन हम्म, बाद में हो। अनदर हाँ। सिनेरियो? अगर वो सेम डेट पे ही है जो मेरा डेट है फाइलिंग हम्म का, और सेम वही उसका भी वही डेट है, हम्म तो भी एज अ नोटिस, जनरल नोटिस ऐड हम्म, करना पड़ेगा पेटेंट जी, स्पेसिफिकेशंस में। तब दोनों को आपको रेफरेंस देना पड़ेगा एक दूसरे यस को। और तीसरी यस। एक कंडीशन है जहां पर पहले वाली एप्लीकेशन की प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम आपसे आगे है, भले ही उसकी प्रायोरिटी डेट ऑफ एप्लीकेशन आपसे पीछे हो, मगर प्रायोरिटी डेट क्लेम आपसे आगे हैं तब भी वो आपको एंटिसिपेट करेगा। यस। कृतिका मैडम, एनी डाउट इन इट? मोनिका मैम, दिनेश सर, गुड आफ्टरनून। No. ओह, सो हियर आर दी सिनारियो। और यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना होता है जो भी एंटिसिपेट करता है उसे, क्योंकि दूसरी एप्लीकेशन रिफ्यूज भी हो सकती है, अबेंडेंट भी हो सकती है, वो रिन्यूअल फीस पे ना करे तो निकल भी सकती है। सो इन सच सिनारियो रेफरेंस हट जाएगा। सेक्शन नंबर 19, कृतिका मैम, व्हाट इज सेक्शन नंबर 19? पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ Infringement है ना सर? potential infringement. Potential Potential. infringement. What do you mean by potential infringement, ma'am? सर पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस नहीं पता सर मुझे। इन्फ्रिंजमेंट का तो सिग्निफिकेंस पता है ना मैडम। इन्फ्रिंजमेंट कब बोला जाता है? जब कोई एप्लीकेशन को वायलेट कर रहे हैं हम किसी वायलेट और के करे या राइट। पेटेंट को वायलेट करे तब। हाँ। पेटेंट के केस में इन्फ्रिंजमेंट होता है या एप्लीकेशन के केस में इन्फ्रिंजमेंट होता है? पेटेंट। पेटेंट। तो यहाँ पर एक पेटेंट ग्रांटेड पेटेंट है, जो ग्रांटेड पेटेंट की इंफॉर्मेशन किसी की एप्लीकेशन में है। मान लीजिए आपकी एक ग्रांटेड पेटेंट है और वो इंफॉर्मेशन मेरी एप्लीकेशन जो फाइल्ड हुई है वहां पर है, तो मेरी एप्लीकेशन आपको आपकी पेटेंट को इन्फ्रिंज कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट। ओके। ओके। तो मेरी एप्लीकेशन में आपके पेटेंट का नंबर रेफरेंस के तौर पे लगाया जाएगा, एंड इफ आपकी पेटेंट रिवोक हो जाती है या फिर वो क्लेम अमेंड हो जाता है, इन सच सिनारियो मैं रेफरेंस अपनी पेटेंट अपनी एप्लीकेशन से हटा सकता हूँ। ओके मैम। ओके। मोनिका मैम, सेक्शन नंबर 20 टॉक्स अबाउट याद हो लेना बीच में। Substitution. substitution and form number associated with it? Form number 6, sir. 6. Fees Fees is 800. 800. Timeline Timeline is before grant. And before rule grant number is 34(1), 35(1), and 36(1). 34, 35, 36. 21. Pradeep Pal sir, section number 21 talks about time for putting application in order for grant. सर फॉर्म नंबर यहाँ पर कोई? प्रदीप पाल सर, यहाँ पर फॉर्म नंबर? फॉर्म नंबर 30 रहेगा यहाँ पे सर। फॉर्म नंबर 30 रहेगा सर यहाँ पर। एंड फीस उसकी 0 रहेगी। टाइमलाइन 6 मंथ्स से पहले करना है हमें, एक्सटेंशन हाँ 3 मंथ्स का। अगर एक्सटेंशन के लिए फॉर्म नंबर 4 रहेगा, और उसका फी 1000 या 2000 रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन 18 फाइल करा था या 18 नहीं करा था। तो इसमें रूल नंबर 24B 24C भी आ जाएगा। 22, 23, 24 ओमिटेड। 25 में आते हैं। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट, कृतिका मैम
pre grant opposition, sir. and post grant opposition, Post both. grant, both. Form number associated with it 7 है किसके लिए? Post grant, sir. प्री ग्रांट 7 है फॉर Pre- प्री ग्रांट। फॉर्म नंबर 7 किसके लिए? पोस्ट ग्रांट के लिए। Post. प्री 7A का फीस 7A का 4,000. एंड 7 का फीस Oh, 8,000। 8,000. टाइमलाइन एसोसिएटेड बिफोर Sir, ग्रांट। and before grant, तो कभी भी. दैट इज पोस्ट ग्रांट के लिए बिफोर ग्रांट एंड Sir, सॉरी pre प्री grant ग्रांट के के लिए लिए. बिफोर ग्रांट, हाँ. पोस्ट ग्रांट के लिए 1 year after 1 publication year of grant. पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, 1 year पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। ओके मैडम, अब जब पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूट होगा, वो सारी रूल नंबर 57 से 63 के तहत इसमें आएगा, तो 55 से लेके 63 तक के रूल्स आ जाएंगे। अब पूरी हियरिंग हो गई, बाद में जो ऑपोजिशन बोर्ड है सारे एविडेंसेस लेके अपना कंक्लूजन कब देंगे? हियरिंग नहीं, सारे एविडेंसेस लेके, सॉरी, हियरिंग से पहले अपना कंक्लूजन कब देंगे? कितने महीने में? इन 2 months। ऑपोजिशन बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो सबसे पहले ऑपोजिशन को लेगा। कब कॉन्स्टिट्यूट होगा ऑपोजिशन बोर्ड? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन आया तब। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन से सारे एविडेंसेस ओपोनेंट के लिए जाएंगे, फिर ओपोनेंट के एविडेंसेस लेके वो दिए जाएंगे पेटेंटी को, फिर पेटेंटी का रिप्लाई, फिर पेटेंटी का रिप्लाई 2 महीने में, वापस ओपोनेंट का रिप्लाई 1 महीने में, और उसके बाद में ऑपोजिशन बोर्ड अपना कंक्लूजन देगा विद इन 2 months। तो ये पूरी प्रोसीजर है। पेटेंटी को 2 महीने मिलते हैं, ओपोनेंट को 1 महीना मिलता है रिप्लाई करने के लिए, ये याद रखिएगा। ओके। सेक्शन नंबर 26, मोनिका मैम, अर्चना मैम एंड दिनेश सर, गुड आफ्टरनून। सेक्शन Good 26 talks about wrongfully obtained. wrongfully obtained। फॉर्म नंबर वहां पर कोई एसोसिएटेड 12, sir. 12, उसकी फीस 24. 2400 रुपये, और टाइमलाइन 3 months. 3 months from 3 months। controllers. 3 months फ्रॉम कंट्रोलर्स डिसीजन। Controllers decision. कोई रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है, याद आ रहा हो तो Sir, आपको? rule 81 याद आ रहा है सर, ये पता नहीं 80, what है। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ओके 27, सेक्शन 81 का 1 है 27 जहाँ ओमिटेड पे जी। 28 प्रदीप पाल सर, सेक्शन नंबर 28। इन्वेंटर, मेंशन ऑफ इन्वेंटर, मेंशन ऑफ 8, इन्वेंटर, फॉर्म नंबर 8 फॉर्म एंड नंबर 8, 8A। यस। ओके 8 की 8 की फीस फीस 0 भी रहेगी, 800 भी रहेगी। हाँ, 0 कब? 0 जब एप्लीकेंट प्लस इन्वेंटर अप्लाई कर रहे हैं, और इन्वेंटर या थर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा है तो 800 रहेगी। एंड फॉर्म 8 से ही बिफोर और आफ्टर ग्रांट किसी इन्वेंटर का नेम रिमूव भी कर सकते हैं, तब भी फीस 800 रहेगी। और फॉर्म 8A का फीस 900 रहेगा अगर सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप का आफ्टर ग्रांट रिक्वेस्ट करना है तो। हाँ, आफ्टर ग्रांट पेटेंट इन फोर्स तब जाके हो सकता है। टाइमलाइन यहाँ पर बिफोर भी है, बिफोर ग्रांट आफ्टर भी है। 8 नंबर के फॉर्म की ज्यादातर, एक केस के अलावा नेम रिमूव करना है तब आफ्टर ग्रांट भी हो सकता है। एंड आफ्टर ग्रांट में ज्यादातर 8A की गाइडलाइन है। रूल नंबर यहाँ पर एसोसिएटेड कोई 66 है, और एक 70A भी है फॉर सर्टिफिकेट के लिए। 70 एंड 70A है यहाँ पर। ओके 66 भी है, ओके तो मुझे याद नहीं, बट 70 एंड 70A दोनों है। ओके 29 दिनेश सर आप बात कर पाएंगे? 29 एंटीसिपेशन किसके लिए है? दिनेश सर शायद नहीं कर पाएंगे। अर्चना मैम, एंटीसिपेशन इन केस ऑफ previous publication. प्रीवियस पब्लिकेशन, कोई फॉर्म या कोई टाइमलाइन है यहाँ पर? नो। नहीं, इसके रिगार्डिंग कुछ 30 नहीं। में कृतिका मैम,
30 में एंटिसिपेशन बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन। anything disclosed to government before filing application that will not be considered as an anticipation. 31 में मोनिका मैम Public display, sir. पब्लिक डिस्प्ले, ओके एग्जीबिशन वाला पॉइंट लेते हैं ना हाँ, यहाँ exhibition. पर, एग्जीबिशन। फॉर्म नंबर है कोई एसोसिएटेड यहाँ पर? 31, sir. 31 फीस उसकी 500 rupees fees है, sir. Within एंड 12 months टाइमलाइन। of such exhibition, हमें फाइल करनी होती है एप्लीकेशन। रूल कोई रूल इज एसोसिएटेड है यहाँ पर? 29A। 29A। जी। 32 प्रदीप पाल सर, 32 टॉक्स अबाउट Anticipation by public working on a पब्लिक reasonable trial within 12 months में फाइल करना 12 पड़ेगा। मंथ्स। जी, कोई रूल एसोसिएटेड? रूल नहीं है इसमें। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 कृतिका सॉरी अर्चना मैम, PS to CS वाला है वो। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल करो, फिर कोई भी चीज आप Priority। रिसर्च पेपर या कुछ भी पब्लिश कर रहे हो वो आपको एंटिसिपेट नहीं नहीं करेगा। करेगा। 34 कृतिका मैम टॉक्स अबाउट 29 to 32 नॉट अगर है कंसिडर एज एन। एप्लीकेबल तो उसमें एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। 35 मोनिका मैम, सिक्रेसी डायरेक्शन से। सीक्रेसी डायरेक्शन में क्या पब्लिकेशन होगा? नहीं, पब्लिकेशन नहीं होगा तो इसमें। कंट्रोलर और क्या करेंगे एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन को सर सिक्रेसी डायरेक्शन लगा देंगे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट भी आएगा इसमें। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजेंगे, हाँ। एंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं ठीक है ये एप्लीकेशन हमारे कंसर्न नहीं है तो पब्लिकेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक, हाँ। प्रदीप पाल सर 36 टॉक्स अबाउट पीरियोडिक रिव्यू होगा सीक्रेसी डायरेक्शन का आफ्टर एवरी 6 months, और जो भी उसका डिसीजन होगा वो 15 days में कम्युनिकेट करा जाएगा एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर को ऑन रीजनेबल ग्राउंड। यस। जी, कोई फीस या कोई फॉर्म है यहाँ पर? नहीं है। अगर ये नहीं। रिक्वेस्ट की बात है तो 30 नंबर का फॉर्म आ सकता है, मगर कोई फीस नहीं है इसकी शायद। अब ये किस किस ग्राउंड पे पब्लिकेशन हो जाएगा सीक्रेसी डायरेक्शन में है तो? नंबर 1 आपने कहा कि एप्लीकेंट खुद रीजनेबल, अगर वो क्या कहता है कंडीशंस देते हैं कि भाई Yes। नहीं है मेरा डिफेंस से रिलेटेड। दूसरा आपने कहा कि 6 मंथ में पीरियोडिकल रिव्यू होता है, गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है कंट्रोलर को कि अब नहीं है, तब भी 15 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और तीसरी एक कंडीशन है, वो क्या है? वो फॉरेन एप्लीकेंट रहेगा जी, और और उसका इन्वेंशन, पब्लिकेशन बाहर पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी। इन्वेंशन का पब्लिकेशन हो चुका हाँ, है। इन्वेंशन का पब्लिकेशन हो चुका है बाहर जी। ऑलरेडी। वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। अपने आप ही पब्लिकेशन के लिए आगे बढ़ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी बाहर किसी कंट्री में वो पब्लिश्ड है। 37 अर्चना मैम कॉन्सिक्वेंसेस है। कॉन्सिक्वेंसेस है, सीक्रेसी डायरेक्शन में रिन्यूअल फी नहीं पे करनी होती है जब तक सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एज अ ग्रांटेड ट्रीट करते हैं, एंड उनको अगर यूज करना है तो वो यूज भी कर सकते हैं। एंड तीसरा याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है। पहले तो सीक्रेसी डायरेक्शन में अगर एप्लीकेशन है तो कंट्रोलर क्या उसे ग्रांट देने से मना कर सकते हैं? ग्रांट नहीं कर सकते, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मना कर ट्रीट सकते हैं, ग्रांट करने से मना कर सकते हैं। कैन रिफ्यूज टू गिव अ ग्रांट ऑफ दिस पैटर्न। हाँ, रिफ्यूज कर ग्रांट सकते दे हैं। नहीं सकते हैं, रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हैं, एज हाँ। इट इज उसका कंडीशन रहेगा। यस। देन वो अपीलेबल है ऑर्डर कि उनका पब्लिकेशन रोका गया है वो अपील नहीं कर सकते, जो कंट्रोलर का है वो फाइनल रहेगा। ओके। फिर अगर 100, 101 एंड 103 में अगर आपकी एप्लीकेशन का यूज हुआ है तो क्या सोल्यूशन मिलेगा? हाँ, जो मिनिमम है वो उनको मिलेगा। सीरियस सिक्रेसी, मगर कब मिलेगा सोल्यूशन? वो रिवोक होने के बाद। नहीं, ग्रांट होने के बाद।
रिवोक होने के बाद फॉर्म नंबर 18 फाइल करना है, एग्जामिनेशन हाँ होगी, सर, हियरिंग ग्रांट तो होगी। रिवोक होने के बाद ही ग्रांट होगा ना। हाँ, मगर उसके बाद भी वो ग्रांट नहीं भी मिल सकती है, ऐसी भी हो सकती है कंडीशन। तो ओके ग्रांट होने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जिस भी पीरियड में गवर्नमेंट ने यूज किया है उस पीरियड का। ओके सर। रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी, वो तो आपने बता दिया। हम्म, बस इतनी बातें हैं यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस में, कोई टाइमलाइन यहाँ पर है नहीं। नहीं है टाइमलाइन। 38 प्रदीप नहीं कृतिका मैडम, 38 सेक्शन टॉक्स अबाउट रिवोकेशन है ना सर 30। एक्सटेंशन ऑफ टाइम। हाँ वही, आप मान लीजिए रिवोकेशन, एक बार सिक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो जाता है तो फॉर्म नंबर 18 कब तक फाइल करना है? within 6 months। within 6 months from revocation of secrecy direction or 31 months from priority whichever expires later। later। और उसके अलावा सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर अगर कोई टाइमलाइन कंप्लीट हो चुकी है तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम कितना मिलेगा? इक्विवेलेंट टू सिक्रेसी डायरेक्शन ड्यूरेशन, ओके ओके। इक्विवेलेंट टू सिक्रेसी डायरेक्शन टाइम। जितना टाइम सिक्रेसी डायरेक्शन लगा था उतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा वो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। and it is mentioned under rule number 72(2). 39 Monica ma'am, 39 talks about FFL फॉरेन फाइलिंग फॉरेन फाइलिंग लाइसेंस। अगर डायरेक्टली इंडिया से बाहर फाइल करना है तो फॉर्म नंबर 25 लगेगा। 25, 1600 फीस उसकी 1600 1600 एंड टाइमलाइन 21 डेज। कंट्रोलर या तो 21 में दे देगा आंसर, या फिर कंट्रोलर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, सिक्रेसी डायरेक्शन लगी होगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इंफॉर्मेशन आएगी वहां से 21 दिन वहां में से आंसर। 21 days। और अगर इंडिया में पहली एप्लीकेशन फाइल की है तो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन पीसीटी में कब तक फाइल करेंगे? 31 6 weeks। आफ्टर 6 वीक्स। अच्छा ये ठीक है। रूल नंबर कोई एसोसिएटेड है यहाँ पर? 71 सर। 71, 39 के बाद 40। प्रदीप पाल सर 40। लाइबिलिटी सेक्शन 35-39 का अगर फॉलो लायबिलिटी नहीं करा था 35 जी, तो एप्लीकेशन जो है अबेंडेंड हो जाएगा, पेटेंट एप्लीकेशन हैव बीन अमेंडेड हाँ हैव बीन अबेंडेंड, पेटेंट टू बी रिवोक्ड। to be revoked। Perfect. Any rule number, anything? No, nothing. 41 अर्चना मैम talks about वो कंट्रोलर का डिसीजन फाइनल रहेगा। अपील नहीं कर सकते हैं, नो अपील ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन और कंट्रोलर्स डिसीजन ड्यूरिंग सिक्रेसी डायरेक्शन चैप्टर। सिक्रेसी डायरेक्शन। 42 कृतिका मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय 42 सेक्शन? सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्रेसी डायरेक्शन, कि सिक्रेसी डायरेक्शन में रहते हुए भी एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर किनको भेज सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हालांकि करना नहीं चाहिए पब्लिकेशन से पहले, बट सिक्रेसी डायरेक्शन है तो वो कर सकते हैं, ये पावर है उनके पास। ओके। वो एग्जामिन भी कर सकते हाँ हैं। एग्जामिन भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, इट मींस एग्जामिन Exam. करके भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, विदाउट इंफॉर्मेशन विदाउट एग्जामिन भी भेज सकते हैं। 43 मोनिका मैम टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ पेटेंट सर। ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। दिनेश सर है यहाँ पर। मैडम ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, ये डेट ऑफ ग्रांट का सिग्निफिकेंस कहाँ पर है? सेक्शन नंबर सर ये कंपलसरी लाइसेंस में कंपलसरी 84 लाइसेंस में सेक्शन है। नंबर 84 में ग्रांट ऑफ अ पेटेंट से कितने बरस के बाद आप कंपलसरी लाइसेंस फाइल कर सकते हैं? 3 साल बाद सर। 3 साल बाद। दूसरा है रिकॉर्डल ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। रिकॉर्डल डेट का इंपॉर्टेंस कहाँ पर है मैडम? सेक्शन 40 एक मिनट सर 45 में है या 53 में है? 53 ले लीजिए या 60 ले लीजिए, जहां पर भी रिन्यूअल फीस पे करने की बात आती है तो रिन्यूअल फीस कहां से काउंट होती है, कब फाइल करनी होती है? सबसे पहले रिकॉर्डेड डेट्स। डेट ऑफ रिकॉर्डल से 3 महीने में। ठीक है सर। एंड तीसरा है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, उसका इंपॉर्टेंस कहां से है मैम? सर ये पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट का एक तो सर ऑपोजिशन वाले से है। ऑपोजिशन वाले कौन सा? 25 से पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन।
एंड हाँ दूसरा है 25 आई एम नॉट एन से इन्फ्रिंजर, वो डिक्लेरेशन देने के लिए। ओके 115 सर। 105 मैम। हाँ सॉरी, हाँ 105 है सर। जी। अच्छा, डिक्लेरेशन एज टू, ओके सर ओके। आई एम नॉट एन इन्फ्रिंजर। 115 तो ठीक है साइंटिफिक सर। एडवाइजर पे चले गए आप मैडम। जी जी सर 105 सर। जी। ये 44। 105 में क्या बोलना है कि 105 में मान लीजिए सर कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है मोनिका मैडम का, जो मोनिका मैडम का पेटेंटेड प्रोडक्ट है वही मैं विदाउट परमिशन ऑफ मोनिका मैडम मैं बना रहा हूँ वही प्रोडक्ट को, और आपने मुझसे परचेज किया है वो प्रोडक्ट। अब मोनिका मैडम आपको देख रहे हैं पेटेंटी बनने के बाद, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके पहले से डिक्लेयर करके आएंगे, मेरी रिसिप्ट दे के आएंगे कि मैंने तो जयवीर से परचेज किया है। मोनिका मैडम अगर आपके पास आए तो उनको कह दीजिएगा कि दिनेश सर इज नॉट एन इन्फ्रिंजर। टाइमलाइन इसमें कहाँ आ गई सर? टाइमलाइन आई ना सर, कब आप फाइल करेंगे ये डिक्लेरेशन, जब मोनिका मैडम की ग्रांट का पब्लिकेशन होगा। उससे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि मोनिका मैडम की ये प्रॉपर्टी है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट सर। पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट। एक मिनट, सर सॉरी कॉल आ गया सर इसमें। ओके। आफ्टर डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। यस यस, तभी पता चलेगा ना, आप तो तीसरे पर्सन है, आपको कैसे पता चलेगा कि मोनिका मैडम को कब ग्रांट मिली। करेक्ट, चलेगा। ओके, नेक्स्ट कहाँ तक पहुंचे थे हम? प्रदीप पाल सर भी गए क्या? दोनों गए, ओके। अर्चना मैम 44 टॉक्स अबाउट आफ्टर ग्रांट सब्स्टिट्यूशन, हाँ डिजीज डिसीज डेथ पर्सन के बाद का फॉर्म 10 से करते फॉर्म हैं 10 2400 2400 टाइमलाइन 75 है। ग्रांट के बाद कभी भी कर सकते हैं टाइमलाइन। आफ्टर ग्रांट। मगर इस केस में जो पर्सन जिसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हुई है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो कंपनी जिसके नाम पे पेटेंट ग्रांट हुई है वो कंपनी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 45 कृतिका मैम 45 टॉक्स अबाउट डेट ऑफ पेटेंट। डेट ऑफ पेटेंट जो फाइलिंग डेट होती है पेटेंट की वही डेट ऑफ पेटेंट मानी जाती है। डेट ऑफ प्रायोरिटी जैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 46 पे आते हैं डायरेक्टली। मोनिका मैम 46 टॉक्स सर अबाउट 46 में अगर मल्टीपल इन्वेंशन है हमारी एक एप्लीकेशन में, तो वो उस पे कोई भी पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन नहीं आ सकता है। आफ्टर ग्रांट इट इज नॉट एट ऑल अ ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन। 47 अर्चना मैम सर्टन कंडीशंस है जो इन्फ्रिज नहीं करेगी, कौन जैसे कौन कि सी है? गवर्नमेंट ने अगर फॉर यूज इट्स किया ओन हो, यूज, फॉर इट्स ओन यूज फॉर इट्स गवर्नमेंट यूज ओन करे यूज, तो। फिर अगर कोई मेडिकल या ड्रग्स यूज किए गए हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी उसमें, में तो जो ऑफिशियल गेजेट के अंदर गवर्नमेंट नोटिफाई करे पहले, फिर यूज करे। ओके, सेकंड एंड वो कंडीशन ओके। रिसर्च थर्ड, एंड वो पर्पस के लिए यूज किया होगा वो कौन कर गवर्नमेंट। सकता है? रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, कोई भी पर्सन, तो एनी गवर्नमेंट, पर्सन, गवर्नमेंट भी और एनी ओके पर्सन भी। ओके, एनी एक्सपेरिमेंट पर्सन एंड रिसर्च, गवर्नमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट रिसर्च के लिए कोई भी एजुकेशनल पर्सन, पर्पस। एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी पर्सन यूज कर सकता है। ये तीनों कंडीशन है। ओके 48 कृतिका दिनेश सर आप बात कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 48 टॉक्स अबाउट। मैं शाम को करता हूँ सर बात। ओके सर। कृतिका मैम सेक्शन नंबर 48 टॉक्स अबाउट राइट्स। मोनिका मैम राइट्स ऑफ राइट सर, इट्स म्यूजियो एंड यूजियो। अब हमें म्यूजियो इन केस ऑफ तीन, प्रोडक्ट, हाँ म्यूजियो इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड यूजियो इन केस एंड ऑफ, यूजियो इन केस ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हाँ और सिर्फ प्रोसेस है तो ओनली यूज, ओनली प्रोसेस है यूज। तो ओनली यूज के लिए आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। करेक्ट।
यहाँ पर 3 कैटेगरी है। प्रोडक्ट के लिए म्यूजियो, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, ऑफरिंग फॉर सेल। प्रोसेस के लिए सिर्फ यूज, यानी यूज करने से आप किसी को रोक सकते हैं। प्रोडक्ट मेड बाय द प्रोसेस जो पेटेंटेड है उसके लिए यूजियो, जहां पर मेकिंग नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। 49 पे आगे बढ़ते हैं। 49 टॉक्स अबाउट फॉरेन वेसल। फॉरेन वेसल। जहां पर रेसिप्रोसिटी अलाउड है तो वहां पर टेम्पररीली या एक्सीडेंटली कोई फॉरेन वेसल, लैंड व्हीकल, जो अर्थ मूविंग व्हीकल आ जाते हैं तो उसे अलाउड किया जाएगा। अगर रेसिप्रोसिटी अलाउड नहीं करते हैं तो नहीं अलाउड किया जाएगा। 50, कृतिका मैम, 50 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ को ओनर। ओनर्स। क्या राइट्स है, कैसे राइट्स है को ओनर्स के पास? इक्वल है, अनडिवाइडेड। अगर कोई भी को ओनर किसी और को लाइसेंस देना चाहता है तो बिना कंसेंट के वो दे सकता है? नहीं। अगर किसी पर्सन ने किसी भी एक को ओनर से कोई चीज परचेज कर ली, पेटेंटेड प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो दूसरा क्या उसे इंफ्रिंजमेंट गिनेगा वो परचेजर को? कर सकता है। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। परचेजर्स राइट विल बी प्रोटेक्टेड। परचेजर के राइट प्रोटेक्टेड रहेंगे, बट जो उनके डिस्प्यूट होंगे वो अब 51 में आएंगे। अच्छा, मतलब जिसने परचेज किया उस पर कुछ नहीं होगा। उस पर कुछ नहीं, उसे ही कहते हैं परचेजर्स राइट। परचेजर्स राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, उसने तो पूरी रॉयल्टी दी। अब जो डिस्प्यूट होगा वो 51 के अंदर आएगा। ओके, तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस भी हो गए। अब आते हैं 51 में। 51 मोनिका मैम, 51 टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन को ओनर्स। डिस्प्यूट। मान लीजिए यही केस था, दो में से एक कोनर ने किसी को बेच दिया, दूसरा कोनर डिस्प्यूट अपना रखता है, तो उस डिस्प्यूट के लिए फॉर्म नंबर कौन सा फाइल करना पड़ेगा फॉर्म उसे? नंबर 11 फाइल 11। करना पड़ेगा। 2400 रुपीज की फीस रहेगी। टाइमलाइन तो 14 डेज है इसमें, और रूल इज 7677। तो यहाँ पर क्या होगा कि 14 डेज के अंदर अंदर दूसरे जो पर्सन है जिसने पैनल मीन्स जिसने बेच दी है ये प्रोडक्ट, उससे पूछेंगे कंट्रोलर कि आपने बिना इजाजत के क्यों बेची, और कहेंगे कि अगर बेची है तो फिर इनको रॉयल्टी दे दीजिए, और सॉर्ट आउट करेंगे हियरिंग के बाद। करेक्ट। तो 52 टॉक्स अबाउट, कहाँ पर पहुंचे थे हम अर्चना मैम? 52 टॉक्स अबाउट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। हाँ, फ्रॉड ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के लिए यहाँ पर क्या ग्राउंड कौन सा आएगा? 26 वाला ही, कौन सा? रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग। फॉर्म नंबर 12, अमाउंट 2400 एंड रूल टाइमलाइन 79। रूल कौन सा मैडम? 79 एंड टाइमलाइन 3 मंथ फ्रॉम में फाइल करने हैं जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं कोर्ट उसके के बाद। ऑर्डर से। ओके। 53 कृतिका मैम, 53 टॉक्स अबाउट टर्म। जो ऑर्डिनरी पेटेंट है उसका टर्म कहाँ से होता है? ऑर्डिनरी, पेटेंट ऑफ एडिशन, डिविजनल, सभी का टर्म कहाँ से होता है मैडम? ओरिजिनली फाइल्ड, फर्स्ट फाइलिंग से। ओके। इन पीसीटी में टर्म कहाँ से काउंट होता है? सुबह पीसीटी मैंने में आपको सर बताया। जहाँ पर वो इंटरनेशनल एंड तो नहीं, कन्वेंशनल एप्लीकेशन में कहाँ से टर्म काउंट होता है? नेशनल। वहां पर भी सर सेम, जिस कंट्री में नहीं, पहले एप्लीकेशन फाइल, हाँ एप्लीकेशन फाइल इन इंडिया प्रायोरिटी से नहीं, कन्वेंशनल एप्लीकेशन में मान लीजिए पहली एप्लीकेशन यूएस में थी, दूसरी एप्लीकेशन 12 महीने के अंदर अंदर इंडिया में फाइल हुई, तो इंडिया में उस एप्लीकेशन का टर्म इंडियन फाइलिंग डेट से होगा, ना कि यूएस फाइलिंग डेट से। सिर्फ कन्वेंशन पीसीटी में ही एप्लीकेशन सर पीसीटी में इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइलिंग से, वो भी 12 महीने बाद तो ही वो हो गया मोर और उसको। लेस सेम ही है ना, इंटरनेशनल फाइलिंग एंड नेशनल फाइलिंग सेम ही है। नहीं, हाँ देखिए मैडम, उसमें कहा ऐसा ही जाता है कि इंटरनेशनल फाइलिंग को जिस दिन फाइल हुई उसे ही नेशनल फाइलिंग कहा जाएगा, बट नेशनल फेज एंट्री अलग है। आप नेशनल फेज वो पता एंट्री लेते हो इंटरनेशनल फाइलिंग से 18 या 19 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज कन्वीनियंस।
तो वो चीज अलग है, नेशनल फेज एंट्री अलग है, बाकी माना उसे ही जाएगा कि उसी दिन वो नेशनल फाइलिंग हुई थी जिस दिन उसने इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल की थी। दैट इज करेक्ट। यस। ये कहाँ पर है, ये वाली बात कहाँ पर मेंशन है, किस सेक्शन में? कौन सी वाली सर? ये कि इंटरनेशनल डेट ऑफ फाइलिंग को ही नेशनल फाइलिंग माना जाएगा, 7 में है, 7 सेक्शन 7 के अंदर है ये बात, 7(1)(b). ओके। ओके, मोनिका मैम, सेक्शन नंबर 54 टॉक्स अबाउट पेटेंट ऑफ एडिशन। ओके, पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करने के लिए फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर 1 होगा इसका। ओके, फीस फीस 800 रहेगी। टाइमलाइन सर, मेन जो इन्वेंशन रहेगी वो उसके फाइल के बाद में और ग्रांट के बाद में ही हो सकता है। फाइल ऑन और आफ्टर में फाइलिंग ऑफ मेन इन्वेंशन। मेन। रूल नंबर एप्लीकेबल, सर रूल तो ऐसा नहीं याद है। नहीं। अर्चना मैडम याद है रूल नंबर यहाँ पर? 13। 13, ओनली 13, वो तो टॉक्स अबाउट स्पेसिफिकेशन। चलिए, पेटेंट ऑफ एडिशन में वही वाला केस लेता हूं मैं कि जहां पर सर पहली इसमें भी, वो भी है ना 50% फी में रिडक्शन है। वो हो गया ना मैडम, आपने 1600 का 800 बोला ना, 800, हाँ ओके। डायरेक्टली वही लिख पाया आपने। जिनको नहीं पता है बता दूं कि वैसे तो फॉर्म 1 की फीस होती है 1600 रुपये, बट पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए वो रिड्यूस हो चुकी है, अब 800 रुपये हो चुकी है। दूसरी बात, अगर पहली भी पेटेंट ग्रांटेड है, दूसरी भी पेटेंट ग्रांटेड है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तब जाके दूसरी पेटेंट पहली पेटेंट की पेटेंट ऑफ एडिशन बन सकती है। पहली पेटेंट ग्रांटेड है तो दूसरी पेटेंट की डेट ऑफ फाइलिंग पहली पेटेंट के बाद होनी चाहिए। बाद में मुझे ग्रांट से कोई लेना देना है, पहली पेटेंट ग्रांट बाद में हुई थी, दूसरी पेटेंट ग्रांट पहले हुई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। क्योंकि जब ये पेटेंट, दूसरी पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा, तो ये पेटेंट को तभी ग्रांट पेटेंट ऑफ एडिशन के तौर पे मिलेगा जब वो रिवोक होगी। इसी वजह से ग्रांट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पेटेंट की डेट ऑफ फाइलिंग से प्रॉब्लम। आफ्टर मुझे 55 कहां पर पहुंचे थे हम, वापस कृतिका मैम। 55 टॉक्स अबाउट टर्म सर, टर्म टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। कितना पेटेंट होता ऑफ है मैडम? मेन पेटेंट से ही होता है, वो मेन तो आपने पेटेंट बोला। से इज 20 इयर्स। हाँ अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाती है तो कैन पेटेंट ऑफ एडिशन बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट पेटेंट? यस। अगर मेन पेटेंट जिंदा है तो पेटेंट ऑफ एडिशन की कोई रिन्यूअल फीस लगेगी? नहीं। ओके, मोनिका मैम 56 टॉक्स अबाउट पेटेंट ऑफ एडिशन रिलाई नहीं वैलिडिटी। करते इन्वेंटिव स्टेप पे। हाँ, नॉवेलिटी पे रिलाई करते हैं। जी जी, नॉवेल्टी पे रिलाई करेगा, इन्वेंटिव स्टेप से पेटेंट ऑफ एडिशन को जज नहीं किया जाएगा। 57 अर्चना मैम, 57 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर, हाँ। कंट्रोलर जी के सामने अमेंडमेंट हो रहा है, फॉर्म नंबर 13। फीस उसकी उसकी एड्रेस सर्विस के लिए 320 है। बिफोर ग्रांट किया तो 800 है एंड आफ्टर ग्रांट हुआ तो 1600 है। बिफोर ग्रांट एंड आफ्टर ग्रांट स्पेसिफिकेशन कमेंट करते हैं तो स्पेसिफिकेशन। टाइमलाइन आपने बोली दी, बिफोर ग्रांट एंड आफ्टर ग्रांट, BG एंड AG। रूल नंबर वहां पर कोई एसोसिएटेड, यहाँ पर और एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन है 3 महीने की। 14 हाँ, फॉर्म 14 की 3 मंथ्स, फॉर्म 14, और फॉर्म पोस्ट 14 का भी अमाउंट है 2400 2400। रुपये। हाँ, ये एनी पर्सन इंटरेस्टेड कर सकता है अपोज उसका। true, सही है। वही हो गया 800 ही। ओके, आ जाएगा। 58 कृतिका मैडम, 58 टॉक्स अबाउट सर मुझे यहाँ से नहीं याद है सर। अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ मोनिका हाई मैम, कोर्ट। हाई कोर्ट। अमेंडमेंट हाई कोर्ट में
अगर हाई कोर्ट में कोई रिवोकेशन का सूट करता है और वहां पर पूरी हियरिंग चलती है और हाई कोर्ट इन अ फेवर ऑफ द पेटेंटी कि आप इतना पार्ट निकाल दीजिए, अमेंड कर दीजिए, तो वो ऑर्डर दे सकते हैं कि नहीं? यस, दे सकते हैं। जी और सर। अगर कंट्रोलर की कभी भी जरूरत पड़ी तो जो पेटेंटी है वो भी और जो हाई कोर्ट के जज है वो भी क्या बुला सकते हैं कंट्रोलर को ड्यूरिंग दैट हियरिंग? यस ओके। सर। और हाई कोर्ट बुला का जो भी सकते हैं। ऑर्डर होगा वो हाई कोर्ट किन को ट्रांसफर करेगा? पेटेंटी को और कंट्रोल। कंट्रोलर को भी। और कंट्रोल। अकॉर्डिंगली कंट्रोलर अपने रजिस्टर में चेंजेस करेंगे। 59 अर्चना मैम टॉक्स अबाउट ABCD हाँ सप्लीमेंट्री प्रोविजन ए ABCD बी सी डी ई एफ। E क्या है फुल फॉर्म इसका? amendment by the way of correction, disclaimer, explanation and scope of claim. इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट हम्म, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट्स। Correct. जी। अब यहां पर मान लीजिए कि पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, उस पेटेंट में अमेंडमेंट आया है, तो फिर उस पेटेंट का क्या होगा? वो पेटेंट पब्लिश होगी और पब्लिकेशन से 3 महीने में क्या होगा? ओपोजिशन होगा। क्या अब ये 3 Opposition. महीने के बाद ओपोजिशन आ गया फॉर्म नंबर 14 फाइल करके पर्सन इंटरेस्टेड से? अब ये 3 महीने के बाद क्या उस पेटेंट को ओपोज किया जा सकता है अमेंडमेंट के लिए? सर एक नहीं बार किया जा अमेंडमेंट हो गई है ना तो नहीं कर सकता। हाँ, सकते। एक बार Allowed नहीं। अमेंडमेंट का जो ओपोजिशन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया। एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। Fraud. मोनिका मैम 60 रिस्टोरेशन ऑफ पेटेंट और लैब्स्ड पेटेंट। जी। रिस्टोरेशन और रिस्टोरेशन में फॉर्म नंबर फॉर्म 15 सर। फीस 15 फीस 2400 2400 एंड टाइमलाइन 18 months from date of डेट lapse ऑफ from लैप्स। rule रूल नंबर 84/26। 61 अर्चना मैम Procedure for वो restoration. प्रोसीजर फॉर रिस्टोरेशन तो फॉर्म फॉर्म नंबर 15 फाइल करना है, फिर वो पब्लिश्ड होगा, फिर क्या कोई दोनों कंडीशन पर्सनल देखी जाएगी? नॉन पेमेंट जो है वो अनइंटेंशनल अनड्यू है, अनड्यू डिले है वो हम्म। देखा जाएगा। कंट्रोलर मना कर देंगे कि नहीं ये रीजन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं तो क्या करेंगे? अपोजिशन हो सकता है ना, हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हियरिंग के लिए। अगर कंट्रोलर हाँ कह देते हैं कि हाँ मैं मानता हाँ हूँ हाँ आप आगे कर बढ़िए, तो रिस्टोरेशन तो होगा फिर एंड एडिशनल रिस्टोरेशन होगा। फी पे एडिशनल करना फीस पड़ेगा। एंड अनपेड फीस आपको पे करनी पड़ेगी। एंड ओपोजिशन कब तक आ सकता है वहां से पब्लिकेशन से? विद इन 2 months विद इन आएगा। 2 months बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14। 14। रूल नंबर 84 to 86। 62 मोनिका मैम ये सर राइट्स ऑफ पेटेंटी ड्यूरिंग लैब्स पीरियड। नो राइट्स। और अगर किसी ने यूज करना चालू कर दिया है उस पेटेंट का प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग करना, तो उसे कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा बाय द पेटेंटी। और लैप्स पीरियड कहाँ से कहाँ तक का माना जाता है पेटेंट में? डेट ऑफ लैब्स से लेकर के 15 जो है फॉर्म उसका पब्लिश होने तक। 63 अर्चना मैम सरेंडर, सरेंडर। तो वो पेटेंट इंटेंशनली कर सरेंडर सकता है या कौन से कंट्रोलर फॉर्म से की फाइल होता है? 30। 30। ओके, अब बताइए क्या था उसमें? मतलब पेटेंट ही खुद से भी कर सकता है सरेंडर, या फिर कंट्रोलर भी उसको कर सकता है नोटिफाई। फिर एक बार सरेंडर होने के बाद वो रिक्वेस्ट पब्लिश होती है एंड उसके बाद 3 months में उसको पर्सन इंटरेस्टेड है वो अपोज कर सकता है। परफेक्ट। एनी रूल एसोसिएटेड विद इट? 87। 64 मोनिका मैम ये सर रिवोकेशन ऑफ पेटेंट है, हाई कोर्ट करता है। बाकी इसमें 3 है, जैसे पर्सन इंटरेस्टेड हो गया काउंटर क्लेम पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करवा सकती है। जी। और उसके सारे ग्राउंड्स है। उसका शॉर्ट की है C3W6। कोई BSF पे C6 ना? हाँ C6W सॉरी हाँ, C6W3 6W3। हाँ कैच ऑन 6th बॉल विकेट ऑन 3rd बॉल। हाँ कोई BSF पे 840 को ABT न्यूज पे आया।
पब्लिश 65 मोनिका मैम। 65 है सर, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है कि वो रिवोक हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर सकती है और इधर अमेंड भी कर सकते हैं उसको। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी किसको, नोटिफाई करेगी कंट्रोलर को कंट्रोलर कि को। ये पेटेंट एटॉमिक हम्म, एनर्जी से रिलेटेड है, इसको निकाल दो। ये, और हियरिंग होगी और उसके बाद में निकल जाएगा। हम्म, 66 पब्लिक इंटरेस्ट प्रेजुडाइज होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में। जिस तरीके से वो पेटेंट एक्सरसाइज हो रहा है रियल वर्ल्ड में, एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहे हैं लोग, प्रोडक्ट बनाया गया था एक इंटेंशन से, बट लोग उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वे ऑफ एक्सरसाइज से पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ अ पब्लिक, अगेंस्ट द एथिक्स जा रही है बातें, तो फिर वहां पर कौन बेंड कर सकता है, यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट आके बेंड करवा सकती है, उस पेटेंट को रिवोक करवा सकती है। 67 अर्चना मैम। रजिस्टर रजिस्टर ऑफ रजिस्टर में ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड असाइनमेंट एग्रीमेंट नेम एड्रेस इस सब का एंट्री होता है, मैन्युअली होता है, आइदर कंप्यूटर फ्लॉपी में होता है। 68 मोनिका मैम। असाइनमेंट और लाइसेंस ड्यूली एग्जीक्यूटेड होना चाहिए और रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। परफेक्ट। ऑल रूल्स लिमिटेशंस एंड हम्म, ऑब्लिगेशंस वहां पर मेंशन होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस। अगर जब तक ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड नहीं होगा असाइनमेंट पेटेंट ऑफिस में, तब तक उसे पेटेंट ऑफिस रिकॉग्नाइज नहीं करेगा एज बीइंग अ पार्टी ऑफ दिस पेटेंट, इनवैलिड माना जाएगा। इनवैलिड माना जाएगा। 69 अर्चना मैम टॉक्स अबाउट वही है सर, असाइनमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ट्रांसमिशन नंबर रिलेटेड। उसमें फॉर्म नंबर 16 16 लगेगा। हाँ 16 है, रूल 90 रुपीज 1600। रूल नंबर 90 एंड कब फाइल करना होता है इसे, 6 मंथ एनी जब टाइम एग्जीक्यूशन किया हो है गया तो। जब। आफ्टर ग्रांट। एंड सर इसको एक्सटेंशन भी मिल सकता है 6 मंथ्स का। किसके लिए, हाँ एग्रीमेंट जब हुआ था वहां से 6 महीने का एक्सटेंशन हाँ मिल सकता है, वही एक्सटेंशन। चीज जो असाइनमेंट में थी वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। हम्म ओके, मगर ये चीज कब असाइनमेंट को ये एंटरटेन नहीं करेंगे कंट्रोलर, साइन नहीं होगा तो ड्यूली एग्जीक्यूटेड। अगर उस पेटेंट पे कहीं पर भी इन्फ्रिंजमेंट का कोर्ट सूट चल रहा हो या रिवोकेशन का सूट चल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में असाइनमेंट को अटेंड मींस एंटरटेन नहीं करेंगे कौन, कंट्रोलर। ये 6 मंथ का कॉन्सेप्ट मुझे भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। वो 6 मंथ प्लस 6 मंथ है जैसे डिजाइन में है, या सिर्फ 6 मंथ है? 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। ओके 6 + 6 है, जैसे डिजाइन में है उसी तरीके से कि एग्रीमेंट जब बना वहां से 12 महीने के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 16 फाइल करके उसे रिकॉर्ड कीजिए, करेक्ट। हाँ अब आते हैं 70 में। 70 मोनिका मैम। इसमें सर राइट ऑफ प्रोप्राइटर इक्वल होंगे राइट ऑफ पेटेंटी के। राइट्स इक्वल टू पेटेंटी। 71 अर्चना मैम। सर ये एक रेक्टिफिकेशन। हाँ सॉरी, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इन हाई कोर्ट, पहले अपीलेट बुक में था, हाई कोर्ट में है। रेक्टिफिकेशन इन द सेंस कोई अगर नेम मिस्टेक है जहां से राइट्स इफेक्ट होते हैं, वैसी चीज, कोई एंट्री में गलती है, डेट की एंट्री में गलती है, या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में गलती है, या फिर कोई नाम में गलती है, कोई नाम ऐसा रह गया है जो निकल चुका था, तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में। एंड कोई इररिलेवेंट उसमें एडिशन हुआ हाँ हो। एडिशन हो गया हो तो भी। 72 मोनिका मैम टॉक्स अबाउट में सर रजिस्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन, पब्लिक फॉर्म 30 इंस्पेक्शन लगेगा इसमें, जी। और विद इन अ वीक होगा तो ये 2400 हमको फीस देनी पड़ेगी इसकी। सर ये किसके लिए? सर्टिफाइड कॉपी रिलेटेड है। हाँ सर्टिफाइड कॉपीज लेने के लिए 30 पेजेस तक हाँ। के इतने रुपए हैं, फिर ज्यादा रुपए हैं, लाइक वैसे हम्म, कुछ सिचुएशन। रूल नंबर कोई एसोसिएटेड ध्यान नहीं आ रहा। चलिए 73 अर्चना मैम। 133 है सर रूल नंबर। 133 हाँ 133 और वैसे 146 भी है।
ऊपर 146 इसमें। नहीं सर, 72 में ना दो हैं, 133 और 146 है, दो हैं इसमें। ओके मैडम, लिख देते हैं। हालांकि उसका पर्पस यही होगा कि इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर ओपन किया जा रहा है, करेक्ट। हाँ जी। 73 वो डिनोवो कंट्रोलर के कंट्रोलर, पास पावर होती है, वो डिनोवो डिनोवो करने की पावर होती है। 74 ऑफिस पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस 4 जगह पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जी। जी। और वहां पर 75 में कैसे राइट्स नहीं रख सकते हैं? पेटेंट ऑफिसर, पेटेंट ऑफिस के जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयज हैं वो या फिर पेटेंट, ऑफिसर। हाँ, फाइल नहीं कर सकते हैं। सिविल और पेटेंट फाइल इनहेरिटेंस नहीं पर कर ही हो सकते, सकते हैं। हाँ। इनहेरिटेंस में या फिर बाय विल मिल जाए, कल बोला था ना वो बी हाफ या क्या था, बी है रिक्वेस्ट है सर, बीक्वेस्ट। आज ही पढ़ा था मैंने वो। हाँ 76 रिक्वेस्ट राइट्स नो 76 पेटेंट। 76 में जो पेटेंट कोई ऑफिस भी के, हाँ किसी भी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और कंट्रोलर, जब तक उनको कोई भी ऑर्डर ना पास करें। थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टी। इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ कंट्रोलर, हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे तभी वो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक किया है 76 तक, और हमारा डिजाइन तो हो चुका है। कल का वीडियो है ऑलरेडी डिजाइन का, आप देख लीजिएगा। मैंने वेब प्ले लिस्ट में अपलोड भी किया है, जहाँ पर कंप्लीटली डिजाइन का हमने 1 to सेक्शन वाइज एंड फॉर्म वाइज भी रिवीजन किया है, एंड रूल वाइज भी रिवीजन हुआ है। एंड रजत सर ने भी वीडियो बनाया है कल, जो डिजाइन के लिए है 1 to 48, बहुत ही बेहतरीन है, उसे भी देख लीजिएगा। सो इसी तरीके से लिख दीजिए सारी चीजें, और ये डेली प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिए। अगर इतना आप लिख पा रहे हैं 2 दिन में या 3 दिन में, मान लीजिए लिख पा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लिखना है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं। इतना इजी हो गया है कि ये चीज आप कर पा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दो। कैसे? ये हम सेक्शन वाइज जा रहे हैं, सेक्शन वाइज के बाद आप फॉर्म वाइज जाइए, फॉर्म वाइज हो जाता है तो फिर हम रूल वाइज चलेंगे। रूल वाइज को अभी पैटर्न में पेंडिंग रखिए। डिजाइन में तो आप तीनों चीज कर सकते हैं, सेक्शन वाइज, फॉर्म वाइज, रूल वाइज, एंड पेटेंट में सेक्शन वाइज एंड फॉर्म वाइज। ये आप डेली बेसिस पे जितना टाइम मिले आपको, 1 दिन में ना हो, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, मगर 1 हफ्ते में पूरा ये होना चाहिए एक बार। दैट इज अ रिक्वेस्ट। ओके मैम, एनीथिंग एल्स दैट यू रिक्वायर फ्रॉम माय साइड, और एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरी? नहीं सर। मिलते हैं 9:30 बजे तक, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। यस।